पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। 400 का दावा था जैसे ताकत उनकी विरासत हो, पर 2024 ने याद दिला दिया कुर्सी किराए पे होती है, जागीर नहीं। मोदी जी का तीसरा टर्म तो बन गया, लेकिन जनता ने जोर से सिग्नल दे दिया। और अब आगे क्या होगा? तो सुनिए, पास्ट 1 ईयर में ये डिक्लाइन और तेज हुआ है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स बदले हैं, ऑपोजिशन यूनिटी बढ़ी है, डिप्लोमेसी कमजोर हुई है और पब्लिक को अब जॉब्स, बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन चाहिए, जुमले नहीं। इस डिक्लाइन के पीछे क्या कारण है, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। और हाँ, ये सब डेटा ड्रिवन एनालिसिस है, हवाई प्रोपेगेंडा नहीं। सोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन। पहला पॉइंट, एल्गोरिदमिक शिफ्ट्स। कल तक जो सोशल मीडिया पे बीजेपी का दबदबा था वो आज नहीं रहा। क्यों? ऑडियंसेस अब लॉन्ग स्पीचेस और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स नहीं, यूट्यूब और क्विक एक्सप्लेनर्स देखते हैं। जब तक बीजेपी समझ पाती तब तक यूथ ने प्लेटफॉर्म्स ही बदल लिए। शॉर्ट, क्रिस्प, यूथ सेंट्रिक कंटेंट को एल्गोरिदम ने बूस्ट किया और बीजेपी यहां पीछे रह गई। दूसरा पॉइंट, काउंटर नैरेटिव्स का राइज। ऑपोजिशन पार्टीज ने फाइनली सोशल मीडिया सीख लिया। कांग्रेस, एसपी, आरजेडी, टीएमसी सब ने मीम्स, रील्स और रीजनल इन्फ्लुएंसेस को एम्ब्रेस किया। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने चलाया एक ऑर्गेनिक मूवमेंट जो सोशल मीडिया पर छा गया। केस स्टडी बन गया हाउ टू गो वायरल विदाउट पेड प्रमोशन। सिटीजन जर्नलिस्ट और इंडिपेंडेंट मीडिया ने ट्रेडिशनल मीडिया का मोनोपोली तोड़ दिया। यूट्यूब चैनल्स, ग्रास रूट रिपोर्टर्स सब ने मिलकर असली मुद्दे हाईलाइट किए। बीजेपी को समझ ही नहीं आया कब नैरेटिव हाथ से निकल गया। तीसरा पॉइंट, ऑथेंटिसिटी डेफिसिट। बीजेपी के इलेक्शन एड्स देखकर लगता था नेटफ्लिक्स ट्रेलर है। एआई ग्राफिक्स, ड्रोन शॉट्स, परफेक्ट लाइटिंग, बस असली जमीन की कहानी मिसिंग थी। ग्राउंड पर सीन अलग था। सीएमआई के मुताबिक जून 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट 9.2% तक पहुंच गया। सरकार कहती थी अच्छे दिन, पर यूथ के लिए जॉब्स कम, महंगाई ज्यादा और इनइक्वालिटी बढ़ रही थी। इसीलिए गांव, शहर, कॉलेज से निकले रॉ मोबाइल वीडियोस बिना फिल्टर के असली इश्यूज दिखाते हुए सेंट्रल प्रोपेगेंडा से ज्यादा लोगों को रेजोनेट करने लगे। चौथा पॉइंट, सेंट्रल एजेंसी ओवररीच। ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब एजेंसीज को ऑपोजिशन लीडर्स को दबाने के लिए यूज किया गया। और पैटर्न देखिए, वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स, मतलब लीडर्स अंडर प्रोब बीजेपी ज्वाइन करते ही क्लीन चिट पा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2014 में अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम के आरोप लगे। 2022 तक प्रोब्स और ईडी के केसेस ने उन पर लगातार प्रेशर बनाए रखा। फिर 2 जुलाई 2023 को उन्होंने रेबल एमएलएस के साथ अपनी पार्टी एनसीपी तोड़कर बीजेपी लेड गवर्नमेंट ज्वाइन की और तुरंत डिप्टी सीएम बने। इसके बाद जल्द ही इन्वेस्टिगेशन स्लो हो गई और कई केसेस वर्चुअली फेड हो गए। ये है क्लासिक वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स, जहां पावर पुरानी गंदगी को धुल देती है। ईडी ने पिछले 10 साल में नेताओं पर 93 केसेस किए, पर सिर्फ 2 कन्विक्शंस हुई, जबकि आम केसेस में ईडी 94% तक कन्विक्शन क्लेम करता है, जो दिखाता है कि एजेंसीज का इस्तेमाल असली करप्शन से ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर के लिए हो रहा है। पांचवा पॉइंट, शिफ्ट इन पब्लिक प्रायोरिटीज। यंग और एजुकेटेड वोटर्स का रिलीजियस या नेशनलिस्ट स्लोगन से काम नहीं चलता, उनको चाहिए रियल सॉल्यूशंस। 2024 लोक नीति सीएसडीएस सर्वे के मुताबिक 27% वोटर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता अनएम्प्लॉयमेंट है और 23% के लिए राइजिंग प्राइसेस। इंडिया की 40% पॉपुलेशन 25 साल से छोटी है, इसलिए जॉब्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ रही है। बीजेपी का कैंपेन नेशनलिस्टिक और रिलीजियस थीम्स जैसे राम मंदिर इनॉग्रेशन पर फोकस था, लेकिन ये डिसाइसिव मैंडेट में ट्रांसलेट नहीं हुआ, खासकर उत्तर प्रदेश में, और फैजाबाद यानी अयोध्या की सीट भी बीजेपी हार गई। छठा पॉइंट, स्ट्रॉन्गर एंड यूनाइटेड ऑपोजिशन। जो ऑपोजिशन कभी डिवाइडेड थी, आज एकजुट है। पप्पू कहे जाने वाले राहुल गांधी की एक कॉम्बैटिव इमेज बन गई है और इंडिया अलायंस ने डिजिटल मोमेंटम को सीट्स में कन्वर्ट किया। स्पेशली उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा और इंडिया अलायंस 143 सीट से 234 तक पहुंच गई। ये सिर्फ नंबर की बात नहीं, राहुल गांधी ने वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन के कॉम्प्रोमाइज होने की बात को पूरे सबूत के साथ हाईलाइट किया और उन्हें ऑपोजिशन लीडर्स का सपोर्ट भी मिला। लेकिन दुख की बात यह है कि जवाब में इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या?
सातवां और आखिरी पॉइंट, इंटरनेशनल बैकलैश। यूएस के साथ ट्रेड टेंशन और नई वीज़ा फ़ी पॉलिसी ने इंडिया को प्रेशर में डाल दिया है। अमेरिका ने हम पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया है और अब फ्रेश H-1B एप्लीकेंट्स के लिए $1 लाख का वन टाइम प्रोसेसिंग फ़ी अनाउंस किया है, जो अगले लॉटरी साइकिल से लागू होगा। पहले तो ये सुनने में आया था कि ये एनुअल होगा, लेकिन ये वन टाइम फ़ी है और रिन्यूअल्स और करंट वीज़ा होल्डर्स पर यह रूल अप्लाई नहीं होगा। इस कदम से इंडियन आईटी इंडस्ट्री और मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स की एस्पिरेशंस पर बड़ा असर हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्सपेक्टेड ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिला और इंडिया की डिप्लोमेसी पर सवाल उठ रहे हैं। और हाल ही में मिडिल ईस्ट में इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट या SMDA साइन किया है। इस अग्रीमेंट के तहत अगर किसी एक पर अटैक होता है तो उसे दूसरे पर भी अटैक माना जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1971 में सोवियत यूनियन ने इंडिया के लिए सिक्योरिटी अश्योरेंस दी थी। तो अब तक हमने देखा कैसे ये सारे पॉइंट्स बीजेपी को पिंच कर रहे हैं। ये सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं है, बल्कि आगे का सिग्नल भी है। अब सबकी नज़र है एक ऐसे मैदान पर जो ये डिसाइड करेगा कि ये डिक्लाइन टेम्परेरी है या परमानेंट। बिहार। नवंबर के इलेक्शंस बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट बन सकते हैं। अगर एनडीए यहाँ मेजॉरिटी खो देती है तो सेंट्रल कोएलिशन पर भी सीधा असर हो सकता है। मोदी सरकार की स्टेबिलिटी क्वेश्चन मार्क बन जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए क्या बीजेपी रिकवर कर पाएगी या फिर बिहार इलेक्शन के बाद तख्ता पलट होगा।